जी बच्चों, तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, मैं आप लोगों को बता रही थी कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में बोन में कोई अंडरलाइंग डिफेक्ट, कोई अंडरलाइंग एब्नॉर्मेलिटी होती है जिसकी वजह से बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और वो माइनर से ट्रॉमा को भी सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है, यानी कि बोन की एब्नॉर्मेलिटी की वजह से मिनिमल ट्रॉमा भी फ्रैक्चर का बायस बन सकता है। अब नेक्स्ट वो आपसे पूछता है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर को ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर से। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर के अंदर जो बोन होती है वो नॉर्मल होती है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के अंदर क्या होती है कि बोन के अंदर ऑलरेडी कोई डिजीज चल रही थी, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हुई भी होती है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में मिनिमल ट्रॉमा की वजह से भी जो है ना वो फ्रैक्चर हो जाता है। और ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ट्रॉमा चाहिए होता है हेल्दी बोन को। हेल्दी बोन जो है ना वो फ्रैक्चर्स को बहुत अच्छा रेजिस्ट कर लेती है, यानी कि कोई बड़े पैमाने का एक्सीडेंट होगा तब जाके फ्रैक्चर होगा। अब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में कॉज क्या रहता है, कोई अंडरलाइन बोन की पैथोलॉजी। और ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर के अंदर क्या रहता है, कोई एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, कोई स्पोर्ट्स इंजरीज है, या पर्सन को कोई कहीं से गिर विर गया है तो उस वजह से। फ्रैक्चर साइट क्या होती है कि ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर के अंदर जहाँ पे ट्रॉमा होगा मैक्सिमम वहीं पे जो है ना उसका फ्रैक्चर होगा। और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के अंदर भी जहाँ जिस बोन के अंदर डिजीज होगी वहीं पे फ्रैक्चर होगा। इंपॉर्टेंट क्लू है बच्चों के, फ्रैक्चर जो है ना वो फर्स्ट प्रेजेंटेशन हो सकती है डिजीज की। बोन की जो डिजीज होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैंसर है तो उसके ऐसा सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। जब फ्रैक्चर होता है ना तब बंदे को पता चलता है कि अच्छा इसके नीचे तो कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी चल रही थी। तो वो फ्रैक्चर होना भी बेसिकली एक ब्लेसिंग होता है कि उसकी वजह से बोन की पैथोलॉजी पता चल जाती है। और इसके अंदर क्या रहता है बच्चों के, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर के अंदर ट्रॉमा बस हमें यही बता रहा होता है कि ट्रॉमा हुआ है तो फ्रैक्चर हो गया। एग्जाम्पल्स क्या आ सकती हैं बच्चों पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के अंदर, मेटास्टेसिस, कि जैसे कहीं का कैंसर कहीं पे मेटास्टेसाइज कर गया। जैसे आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को न्यूप्लेजिया पढ़ाते हुए बताया था कि प्रोस्टेट का जो कैंसर होता है वो वर्टिब्रास के अंदर मेटास्टेसाइज कर जाता है। ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और इसके अंदर ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर के अंदर फॉल हो सकते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर बोन एबनॉर्मल है और थोड़ी सी फोर्स है तो उसकी वजह से जो फ्रैक्चर है वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। और अगर बोन नॉर्मल है लेकिन फोर्स एबनॉर्मल है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपसे पूछते हैं बच्चों कॉजेज ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो मेजर कॉजेज हैं, या तो बोन का कोई जनरलाइज डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके पास लोकल डिजीज ऑफ द बोन हो सकता है। जनरलाइज डिसऑर्डर्स ऑफ द बोन में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास पूरे जिस्म की हड्डियां जो है ना वो कमज़ोर हो चुकी हैं। ठीक है, पूरे जिस्म की हड्डियां, कोई ऐसी खास हड्डी नहीं है जो वीक हुई है, पूरे जिस्म की हड्डियां जो है ना वो कमज़ोर हो चुकी हैं। इसमें आपके पास मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर आ जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, और जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। मैंने बताया था ना कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर बहुत ज़्यादा बोन्स में फ्रैक्चर हो रहा होता है, तो ये जनरलाइज डिसऑर्डर्स ऑफ द बोन है। फिर लोकल डिजीज़ कौन सी आ सकती है बच्चों, कि यहाँ पे बोन का कोई पर्टिकुलर एरिया बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। किस वजह से वीक हो सकता है, ट्यूमर की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी आपके वर्टिब्रास के अंदर प्रोस्टेट का किसी को कैंसर हुआ और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वो मेटास्टेसाइज कर गया तो सिर्फ वही हड्डियां अफेक्ट होगी, बाकी हड्डियां नॉर्मल होंगी। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकते हैं, मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। ठीक है, बिनाइन कंडीशन कौन सी होती है, सिंपल बोन सिस्ट और एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट। फिर इन्फेक्शन हो सकती है बच्चों, ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है, मैंने आपको पढ़ाया है ये सारी चीज़ें। डिस्ट्रक्शन एंड वीकनिंग ऑफ बोन की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। अदर लोकल लीजन्स में पेजिस डिजीज़ है, मैं पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह पेजिस डिजीज़ आप लोगों को, फाइब्रस डिस्प्लेजिया है, बोन इन्फेक्शन, नेक्रोटिक बोन वगैरह। सो आप लोगों ने याद रखना है कि कोई जनरलाइज डिसऑर्डर भी हो सकता है, यानी कि पूरे जिस्म की हड्डियों को जो इफेक्ट करे, उसमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, और लोकल डिजीज़ भी हो सकती है बोन में, जिसमें आपके पास ट्यूमर्स बहुत कॉमन कंडीशन है, या फिर इन्फेक्शन भी हो सकती है। अब हाई यील्ड पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर आपके पास सिनेरियो में कोई ओल्डर अडल्ट आता है ना, कोई बूढ़ा इंसान या बूढ़ा औरत, बूढ़ा आदमी, तो आप लोगों ने मेलिग्नेंसी वगैरह के बारे में सोचना, मेटास्टैटिक डिजीज, मल्टीपल माइलोमा के बारे में सोचना है। अगर किसी यंग पर्सन के अंदर वो कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, तो फिर आपने ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, अगर बच्चा है तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, या फिर बिनाइन ट्यूमर, बोन सिस्ट के बारे में सोचना है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता क्या है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के कॉजेज क्या क्या होते हैं। अब हमने पढ़ना है कि हम इस कंडीशन को डायग्नोज किस तरह से करेंगे, फिर हम बताएंगे कि हम इस कंडीशन को मैनेज किस तरह से करेंगे। सो डायग्नोज हम किस तरह से करेंगे बच्चों, वही सारे तरतीब है कि आप हिस्ट्री लेंगे, आप एग्जामिनेशन करेंगे, आप उसके इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, उसके एक्सरे वगैरह कराएंगे, आप उसको
फिर बाद में जाके मैनेज करेंगे। सबसे पहले आप हिस्ट्री में फ्रैक्चर के बारे में पूछोगे कि आपको किसी माइनर ट्रॉमा की वजह से हुआ है, कि थोड़ी सी वो पर्सन आपको बताएगा मुझे थोड़ी सी चोट लगी और उसके बाद मेरी हड्डी फ्रैक्चर, आप बताओगे कि हड्डी आपकी फ्रैक्चर हो चुकी है। साइट पूछोगे किस जगह पे हुआ है, उसका मैकेनिज्म पूछोगे। आप पूछोगे कि फ्रैक्चर से पहले उस हड्डी में पेन तो नहीं था। अगर फ्रैक्चर से पहले ही उस हड्डी में पेन रहता था, इसका मतलब है कोई अंडरलाइन डिजीज़ है वहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। और अगर 5% से आप और चीज़ें पूछोगे कि आपको वेट लॉस तो नहीं हो रहा, एनोरेक्सिया भूख ना लगने के बारे में पूछोगे, फटीग के बारे में पूछोगे, ये वेट लॉस वगैरह सारे मैलिग्नेंसी के साइंस होते हैं। फीवर वगैरह के बारे में पूछोगे तो आपको इन्फेक्शन का क्लू मिल जाएगा। और आप जो है ना पूछोगे कि बोन पेन तो नहीं रहता, तो आप उससे आपको मेटास्टेसिस या माइलोमा के बारे में पता चलेगा। मल्टीपल माइलोमा की सबसे कॉमन सिम्टम बोन पेन होती है, ठीक है। फिर आप एग्जामिनेशन करोगे, एग्जामिनेशन में आप क्या एग्जामिन करोगे, आप फ्रैक्चर की साइट को एग्जामिन करोगे। आप किसी मैस या स्वेलिंग, कोई लिम्फ नोड्स तो नहीं स्वेल हुए हुए, कहीं पे कोई टेंडरनेस तो नहीं है, उसका न्यूरोवास्कुलर स्टेटस वगैरह सारा आप असेस करोगे। जब भी फ्रैक्चर होता है तो आपने न्यूरोवास्कुलर स्टेटस को लाजमी असेस करना होता है। आप लिम्फ नोड्स देखोगे और दूसरी बोन्स का स्टेटस भी चेक करोगे कि वहाँ पर टेंडरनेस तो नहीं है। सबसे पहले आपने हिस्ट्री ली, फिर आपने एग्जामिनेशन की, फिर आप इमेजिंग करोगे। फर्स्ट लाइन हमेशा हमारे पास एक्सरे होता है, आप एक्सरे करवाओगे, एंट्रोपोस्टीरियर और लैटरल व्यू कराओगे, ठीक है। और आप उसमें क्या क्या देखोगे, आप उसके अंदर देखोगे कि बोन्स के अंदर आपको कोई पैथोलॉजी तो नहीं नज़र आ रही, कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं नज़र आ रही, एबनॉर्मल ट्रेबेक्युली तो नहीं नज़र आ रही, पेरीऑस्टियल रिएक्शन तो नहीं है। पेरीऑस्टियल रिएक्शन मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था, कॉर्टिकल डिस्ट्रक्शन, कोई लीन्स वगैरह तो नहीं है, ठीक है। बोन का डैमेज वगैरह सारा असेस करोगे। और आप सीटी स्कैन भी करा सकते हो बेटर असेसमेंट के लिए, और एमआरआई हमारे पास बेस्ट होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ और ट्यूमर वगैरह को देखने के लिए। तो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारे आप इमेजिंग करा सकते हो। लैब इन्वेस्टिगेशन आप कराओगे तो आप उसके अंदर सीबीसी कराओगे, ताकि आप जो है ना वहाँ से डब्ल्यूबीसीज का पता कर सको, ईएसआर, सीआरबी, ताकि आपका इन्फ्लेमेशन का पता चल सके। आरएफटीज, एलएफटीज हम तो करा रहे होते हैं बेसिकली मल्टीपल माइलोमा वगैरह के केस में जो है ना वो ज़्यादा हम रीनल फंक्शन टेस्ट करा रहे होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट और अल्कलाइन फॉस्फेटेज का भी आप लोग टेस्ट करा रहे होगे। फिर अगर ट्यूमर सस्पेक्टेड होता है, आपको पता है जब भी हमारे पास ट्यूमर सस्पेक्ट होता है तो हम बायोप्सी लाजमी कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है, कि अगर बोन के अंदर कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है और डिजीज़ की वजह से हो सकती है, कोई जनरलाइज डिजीज़ भी हो सकती है, कोई लोकल डिजीज़ भी हो सकती है, उसकी वजह से बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, थोड़े से ट्रॉमा की वजह से भी वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। फिर आ जाती है बच्चों इसकी डायग्नोस किस तरह से करना है, कि आपने हिस्ट्री लेनी है, आपने एग्जामिनेशन करनी है, फिर आपने उसकी जो है ना वो इमेजिंग वगैरह करानी है, आपने उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन करानी है, अब आपने एंड पे आके उसको मैनेज किस तरह से करना है। मैनेज बच्चों आपने याद रखना है कि आपने सिर्फ फ्रैक्चर को ठीक नहीं करना, आपने सिर्फ उसकी हड्डी को जोड़ के वापस नहीं भेज देना, आपने बेसिकली उसके अंडरलाइंग डिफेक्ट को ट्रीट करना होता है, ठीक है। कि अगर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा तो सबसे पहले तो आप फ्रैक्चर को ट्रीट करोगे, आप स्टेबलाइज करोगे, आप एनाल्जेसिक वगैरह दोगे। फिर आप देखोगे कि अंडरलाइंग डिजीज़ क्या है और उस डिजीज़ के मुताबिक फिर आप उसको मैनेज करोगे, ठीक है। आप देखोगे कि मैकेनिकल स्टेबिलिटी, फ्रैक्चर रिस्क, स्टेबल या लो रिस्क अगर डिजीज़ है तो आप उसके अंदर नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट करोगे, ठीक है, और डिजीज़ को ट्रीट करोगे। और अगर जो फ्रैक्चर है वो अनस्टेबल है या कंप्लीट फ्रैक्चर है तो सर्जिकल स्टेबलाइजेशन करोगे, रिकन्स्ट्रक्शन करोगे, और साथ में जो भी ट्रीटमेंट देना होगा, कोई कैंसर वगैरह है तो आप कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दोगे, मेटास्टेसिस वगैरह अगर है, कोई मैस है तो आप उसको रिमूव करोगे, ठीक है। और जिस तरह हर ऑस्टियोमाइलाइटिस है तो आप एंटीबायोटिक्स दोगे। जो भी अंडरलाइंग डिफेक्ट है ना आपने उसको लाजमी पहले ट्रीट करना है, ठीक हो गया।